हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक पियाजे की थ्योरी। ये पियाजे की जो थ्योरी है ये आपके एचटेट पीआरटी के लिए, इसके साथ साथ टीजीटी एंड पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगी ये, ठीक है ना। तीनों ही लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप सारा दिन नोट्स करते रहते हैं कि हमें नोट्स दे दीजिए। तो मैंने सारे के सारे नोट्स जो है वो रेडी कर दिए हैं। तो सीडीपी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों ही नोट्स जो है ये आपका 60 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 60 मार्क्स आपके थोड़े नहीं होते हैं। अगर मान लो आप इनमें अच्छा कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को। लेकिन ये जो नोट्स है ना, ये जो नोट्स हैं ये आपको ऐसे नहीं मिलने वाली, ये आपके पेड रहेंगे। बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर ऊपर तो ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी और ये पेड रहने वाली है और बहुत रीजनेबल प्राइस रहेगा, ज्यादा प्राइस नहीं रहने वाला है। तो जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी। और इसके साथ साथ आप मेल भी कर सकते हैं। मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहते, तो आप मुझे मेल करेंगे तो मेल पर भी मिल जाएगी आपको, इसमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। और यहां से ये देखिए आपका 60 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। एक फॉर्म भी फिल करने लगेंगे ना तब भी आपको ना 500 रुपए से तो कम फीस भी नहीं है। ये तो सिर्फ एससी कैंडिडेट के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए तो 1000 से कम फीस नहीं है। अगर मान लो आप एक फॉर्म भी फिल करते हैं तो अगर मान लो 1000 रुपए लगाकर फॉर्म फिल कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप अपना जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है क्या, उसके लिए आप इतने अमाउंट देकर अपना जो नोट्स है वो नहीं ले सकते। तो अगर मान लो आपको लगता है ये बहुत यूजफुल रहने वाला है आपके लिए, तो आप इसे पहले ले लेना और देन आप जो वीडियो लेक्चर्स है वो देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो जो आपका एग्जाम है ना वो क्वालिफाई होने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी, यानी कि पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो पियाजे हैं, हम पियाजे की बात कर लेते हैं। जैसे पियाजे थे ना वो जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉग्निटिव थ्योरी दी थी इन्होंने, यानी कि जो दिमाग वगैरह जो होता है, हमारा जो सोचने की प्रक्रिया है उस पर इन्होंने काम किया था। और पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे का मानना था कि जब बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है तो वस्तुओं के बारे में अपने आप क्या कर लेते हैं, अपने माइंड में एक धारणा बना लेते हैं। यानी कि ये ऐसा मानते थे कि बच्चे जो हैं वो अपने आप से क्या करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको अपने आप चीजों के बारे में सही और गलत की अवधारणा जो है उनमें अपने आप विकसित हो जाती है। यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है जो पियाजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि ना जो आपके फेमस साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार देखने को मिला है कि आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ऊपर कोई साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया होगा और नीचे उनकी कंट्रीज का नाम लिखा होगा। कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। तो पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और एक बहुत ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे का मानना था कि बच्चे जब ना मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में तो वो क्या करते हैं, वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं। बच्चे संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करने लगते हैं, रचना करने लगते हैं। तो ऐसा जैसे ही उनका थॉट प्रोसेस होगा वैसे ही समाज को देखने लगते हैं। बच्चों की, अब यहां पर लिखा है कि बच्चों की जो सोच है वो कैसे अडल्ट्स जो होते हैं उनसे अलग होती है। पर इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि संज्ञान होता क्या है, क्योंकि आपको पता है पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम ही क्या है, संज्ञानात्मक है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट तो याद रखना है, क्या नाम है इनकी थ्योरी का, संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, ठीक है। तो यहां पर इनका नाम क्या है, कॉग्निटिव है, यानी कि संज्ञानात्मक है। तो आपको संज्ञानात्मक का नाम भी पता होना चाहिए, इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इनकी थ्योरी का नाम ही पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में देखा था कि आपसे ना ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैंने खुद ही एचटेट दिया था पिछली बार तो मेरा क्लियर हो गया था उस टाइम पर। फिर बाद में एचटेट की टीजीटी की वैकेंसी आई, देन मैंने टीजीटी का भी एग्जाम दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जो आपके ऑप्शंस थे वो इस तरीके से थे 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखे गए थे एंड देन उनकी थ्योरी के नाम थे। आपको उनमें से मैच करना था कि कौन सी थ्योरी जो है वो मैच नहीं होती है। तो इस तरीके से उनमें ये जो पियाजे है इनकी थ्योरी का भी नाम था। तो मान लो अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन आप उनके नाम के बारे में नहीं जानते हैं, तब आपका थ्योरी पढ़ने का फायदा ही नहीं होने वाला है।
तो सबसे पहले हम इनकी थ्योरी जो है, संज्ञानात्मक थ्योरी है, उसमें सबसे पहले जानेंगे संज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो संज्ञान का अर्थ जो है वो होता है बौद्धिक विकास, यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारा जो दिमागी विकास है, तो उस संज्ञान वही होता है जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होगा। जहां पर भी संज्ञान की बात आएगी वहां पर आपको दिमाग से जोड़कर देखना है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास जो है वो कैसे होता है, एक सीरीज में होता है, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके में होता है। जैसे क्या होता है, बच्चा जो है भूख लगने पर क्या करने लगता है, रोता है, अर्थात रोकर वो क्या दिखा रहा है, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पर वो बोल नहीं पा रहा है। तो भावनात्मक क्रियाओं की विभिन्न क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। जैसे वो अपनी पहले सेंसेस का यूज करेगा, यानी कि जैसे मान लो बच्चा छोटा है, उसका बर्थ हुआ है, तो 2-3 दिन तक वो क्या करता है, मतलब रोता है। अगर उसे भूख लगती है तो रोएगा, रो रो कर देखेगा, इधर उधर देखता है कि वो कहां पर आ गया एकदम से। तो वो सारी की सारी जो बातें प्रदर्शित करता है वो अपनी सेंसेस के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसके बाद वो समाज में सामूहिक क्रियाओं पर क्या देगा, बल देता है। इससे उसके संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये उसकी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसमें क्या होगा, वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले यह परीक्षण सबसे पहले उसने अपने ही बच्चों पर किया। तो पियाजे, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला परीक्षण जो अपने बच्चों के ऊपर ही किया था। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों पर परीक्षण किए हैं। जैसे विलियम वुंट थे, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर, एल्बर्ट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए। वैसे ही पियाजे ने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उनकी अवस्थाओं में होते हुए उनके परिवर्तन को समझा। यानी कि जैसे उनके बच्चे थे तो उन्होंने जाना कि बच्चा जो है इस एज तक ऐसा बिहेव करता है, इस एज तक ऐसा बिहेव करता है, इस एज तक वो ऐसा बिहेव करता है। इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इनकी थ्योरी को क्या नाम दिया गया, अवस्था का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने अपनी थ्योरी संज्ञानात्मक विकास पर दी थी। इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी बुद्धि का भी क्या होता जाता है, विकास होता रहता है। तो आपको ये बात याद रखना है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे बच्चे की जो एज है ना वो बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, उसका जो उसकी इंटेलिजेंस है वो भी क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। जैसे पहले जो बच्चा वो सिंपल फॉर्म में सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वो आगे सीखने लगता है, ठीक है ना, और वह कठिन चीजों को भी क्या करने लगेगा, सीखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर है, जैसे मान लो अब बच्चा छोटा है, सबसे पहले वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, उसको लिखना नहीं आता, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाता है, एंड देन धीरे धीरे करके ABCD सारे के सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो सब सीखने लगता है। तो यहाँ से उसका जो ज्ञान है वो सिंपल फॉर्म से कहा जा रहा है कठिनाई की तरफ जाता जा रहा है। तो पहले वो सरल चीजों को सीखता है, उसके बाद किस पर जाता है, कठिन चीजों पर जाता है। तो यहाँ पर ये जो है पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, यानी कि यहां से आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम पूरा इंपॉर्टेंट जो है वो सारा पढ़ने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पियाजे की थ्योरी से इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके एसटेट के साथ साथ सीटेट में भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मान लो अगर आपने सीटेट का एग्जाम देना है आगे तो उसके लिए भी आपके इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। जैसे प्रत्येक बच्चा जो है वो जन्मजात प्रवृत्तियों और सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, ये सारी क्रियाएं करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है अडेप्टेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्कीमास क्या होते हैं। ये सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको इनको ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है। यानी कि इनका मानना था कि बच्चे जो है वो अपनी नॉलेज के खुद निर्माणकर्ता होते हैं, यानी कि अपनी नॉलेज को खुद से क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो इनको एक्टिव कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं, बिल्डर ऑफ नॉलेज। इन्होंने क्या कहा कि वो क्या कर लेते हैं, अपनी नॉलेज को खुद से बिल्ड कर लेते हैं। बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर, लिटिल साइंटिस्ट, ये सब किसने कहा। तो ये सारी की सारी बातें किसकी कही गई हैं, पियाजे की कही गई हैं। आपको ना ये सारी थ्योरीज जो है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इनमें ना कंफ्यूजन रहता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पियाजे को पढ़ लेते हैं, कोलबर्ग को पढ़ लेते हैं, ठीक है, एंड लेव वाइगोट्स्की को पढ़ लेते हैं, तो तीनों में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों के ही काम अपने अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पियाजे ने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा, यानी कि वो अपनी नॉलेज को खुद निर्माण करेंगे, एक्टिव होंगे, बिल्डर ऑफ नॉलेज होंगे, एंड लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इसके बाद स्कीमा, अब स्कीमा की बात कर लेते हैं। स्कीमा क्या होती है,
जैसे ये हमारा माइंड है, हमारे माइंड में क्या है, ये अलग अलग बॉक्स है, मान लो अलग अलग थॉट्स हैं, नॉलेज है हमारे माइंड में, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे मेंटल स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, हमारे माइंड में एक स्कीमा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे माइंड में स्कीमा है, तो इनको हम स्कीमास बोल देते हैं। इसके बाद पियाजे जो थे ना, अब पियाजे के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पियाजे जो थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। अब आपसे पूछा जा सकता है रेडिकल क्या होता है, आप पूछेंगे रेडिकल क्या होता है, ठीक है। रेडिकल वो होते हैं जो अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं, जिनका मानना होता है कि वो क्या है, सबसे ऊपर है, जो अपनी बात को सबसे ऊपर देखते हैं, वो क्या होते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। यानी कि पियाजे जो है वो क्या होते हैं, रचनावादी होते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, पियाजे क्या है, रचनावादी हैं, यानी कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। बौद्धिक विकास को कितनी स्टेजेस में बांटा गया है, तो बौद्धिक विकास को इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। तो पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, एक डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है, डिसकंटीन्यूअस है, यानी कि जो रेगुलर नहीं चलता है, जो कैसा है, डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। इनका ऐसा मानना था, बाकी जितने भी हैं सबने क्या कहा, डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं तब भी हम यही जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन पियाजे सबसे अलग है, पियाजे ने क्या कहा कि ये डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो ये एक्सेप्शन हो जाता है आपका। तो यहां पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। तो जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूं, बता रही हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मान लो आपके पास नोट्स होंगे तो आप उनको अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हैं, उनको अंडरलाइन करके PYQ लिख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहां पर आपके जो नोट्स है ना वो हेल्प करते हैं। अब यहां पर पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, एक डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि रेगुलर नहीं रहता है। लेकिन बाकी जितने भी साइकोलॉजिस्ट है सबने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो आपसे ये एक्सेप्शन पूछा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने ना जो इनकी थ्योरी थी, इन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए हैं। जैसे MESE, M का मतलब होता है मैच्योरेशन, E का एक्सपीरियंस, S का सोशल एंड E का इक्विलिब्रियम। मैच्योरेशन जो है वो यहाँ पर मैच्योरेशन को हेरिडिटी से, जेनेटिक से, इन सब चीजों से जोड़ा गया है। ई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है या अनुभव है, तो इसको एक्टिविटी की बात से जोड़ा गया है। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है, इसे इन्होंने सबसे कम महत्व दिया है। तो S4 क्या आता है, सोशल इंटरेक्शन आता है, इसको इन्होंने क्या कहा, सबसे कम इंपॉर्टेंस दी। लेकिन लेड वाइगोट्स्की जो थे वो इनके अपोजिट थे, उन्होंने जो सोशल इंटरेक्शन है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो यहाँ पर दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। कहीं कहीं इनमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी, बट ज्यादा इनमें जो है वो अलगाव देखने को मिलने वाला है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। इसके बाद ई की बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रिएशन की, संतुलन की, इम्बैलेंस। यानी कि इनका मानना है कि जो बच्चा होगा इम्बैलेंस से किसकी तरफ जाएगा, बैलेंस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो किसकी तरफ जाता है, तो इसकी यहाँ पर जो बच्चा वो किसकी तरफ जाता है, इम्बैलेंस की तरफ जाता है, इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन होती है पहले उसे, फिर क्लैरिटी की तरफ जाता है। मान लो अब आप पढ़ रहे हैं, आप मान लो CDP पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ते हुए आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है चीजों का, मतलब आपको ऐसा हो रहा है कि पता नहीं हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है। एंड देन मान लो जब आप उसे समझने लगेंगे, 1-2 बार आप उसे पढ़ लेंगे, तो आपका माइंड किसकी तरफ जाने लगेगा, बैलेंस की तरफ जाने लगेगा। कंफ्यूजन थी पहले, आपको पढ़ने के बाद आप में कंफ्यूजन से क्या आ गई है, क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। तो यहां तक का पॉइंट आपको आ गया होगा समझ में। तो यहां पर दिया इन्होंने MESE, M से मैच्योरेशन होगा, E से एक्सपीरियंस होगा, S से सोशल इंटरेक्शन होगा और E से इक्विलिब्रिएशन होगा, यानी कि संतुलन होगा। तो इम्बैलेंस से बैलेंस में जाएगा, कंफ्यूजन से क्लैरिटी में जाएगा। तो यहां तक के जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इक्विबिलिटी, ठीक है। इक्विलिब्रिटी में 2 पॉइंट्स आते हैं, वन इज अडेप्टेशन एंड अनदर इज ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और PYQ है, इन दोनों पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं, ये अडेप्टेशन वाले पर, क्योंकि यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अडेप्टेशन वाले से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अडेप्टेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज एसिमिलेशन एंड अनदर इज एक्मोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना और एक्मोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना।
अब ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ना डबल टिक करना है क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर पहले एसिमिलेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको ऐसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है इनमें कंफ्यूजन रहती ही रहती है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तब हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ एसिमिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कुछ नया सीखना। जैसे हमने बच्चे को बताया कि आकाश में बर्ड्स उड़ते हैं, अब यहाँ पर बच्चा जो है ना अपनी किसी नॉलेज को बिल्ड कर रहा है, पहली बार नॉलेज बना रहा है। जैसे छोटा बच्चा, उससे नहीं पता कि आकाश में बर्ड उड़ते हैं, तो हमने उससे क्या बताया कि देखो आकाश में जो उड़ रहा है ना वो पक्षी है, यानी कि वो बर्ड है, तो बर्ड्स जो है ना वो आकाश में उड़ते हैं। तो हम ऐसे उन्हें सिखाते हैं, तो यहाँ पर उनको सिखाया कि आकाश में बर्ड उड़ते हैं। लेकिन जो बच्चा है वो क्या यहाँ से क्या मान लेगा कि जितनी भी चीजें आकाश में उड़ रही हैं वो सभी क्या है, पक्षी हैं। तो यहाँ पर जब उसको अब हम नई नॉलेज देंगे, यानी कि अब उसको यहाँ पर डिफरेंस करना सिखाएंगे कि आकाश में उड़ने वाली सारी चीजें बर्ड्स नहीं होती हैं। अब यहाँ पर तो वो किस में चला जाएगा, एकोमोडेशन में चला जाएगा। यहाँ पर उसने कुछ नया सीखा है, लेकिन एकोमोडेशन में क्या हो रहा है, समायोजन हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ जो नया सीखा था उसमें कुछ ऐड करेगा, उससे पता लगेगा कि आकाश में जितनी चीजें उड़ती हैं वो सब क्या नहीं होते, बर्ड नहीं होते हैं। काइट्स यहाँ अपनी वस्तुओं को क्या कर लेगा, समायोजित कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, आकाश में जितने भी बर्ड्स हैं ना वो क्या नहीं करते, जितने भी बर्ड्स हैं वो आकाश में जितनी भी चीजें जो भी उड़ने वाली चीज है वो सभी क्या नहीं है, बर्ड्स नहीं है। जैसे अब यहाँ पर उसके अंदर एक नई बात का पता लगा उससे, जैसे आकाश में काइट भी उड़ती है, वो काइट में और बर्ड में डिफरेंस करना सीख गया। यहाँ पर उसने क्या किया, अपने माइंड को एक समायोजित ढंग कर लिया, यानी कि समायोजित कर लिया उसने चीजों को। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एकोमोडेशन कह देते हैं। एसिमिलेशन का मतलब है कुछ सीखना, पहली बार सीखना, ठीक है ना। इसके बाद एकोमोडेशन की बात करते हैं, तो एकोमोडेशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ नया, उस प्रीवियस नॉलेज में कुछ ना कुछ नया ऐड कर देना। यहाँ पर उसे डिफरेंस का पता लग जाता है कि जो बर्ड्स हैं और इसके साथ साथ जो काइट्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि आकाश में उड़ने वाली हर चीज जो है वो बर्ड्स नहीं होती है। तो यहाँ तक के पॉइंट आपको क्या हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, ठीक है, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का प्रोसेस क्या होगा, अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो ये मैंने अभी आपको सारा बताया है, इसी को मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस पर भी आप डबल स्टार लगा सकते हैं। एग्जाम टाइम में आप इसको रीड करना अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कुछ जोड़ना। जैसे यहाँ पर बच्चे को बताया गया कि आकाश में क्या उड़ रहे हैं, बर्ड उड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने चीजों को क्या किया है, एसिमिलेट किया है, कुछ ना कुछ उसने ऐड किया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट था इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि उसके माइंड में अब क्या हो गया, संतुलन हो गया। उसने ये जान लिया कि आकाश में बर्ड उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उसके माइंड में एक संतुलन बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था न्यू सिचुएशन का, ठीक है ना। तो न्यू सिचुएशन आएगी, अब उसके सामने एक नई सिचुएशन आई। अब आकाश में उसने देखा कि आकाश में तो पतंग भी उड़ रही है, लेकिन वो उसको क्या कहने लगा कि ये देखो बर्ड उड़ रहा है। इसके बाद उसका माइंड जो है ना डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा। अब उसको कुछ वहां पर क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। तब उसका माइंड इक्विलिब्रियम से किस में आ गया है, डिसइक्विलिब्रियम में आ गया है। तो यहाँ पर उसका क्या होगा, माइंड असंतुलित हो जाएगा। अब माइंड असंतुलित होगा तो इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर फिर से एकोमोडेशन होगा, यानी कि यहाँ असंतुलन पैदा हुआ। तो हमने बच्चे को डिफरेंस करना सिखाया बर्ड में और काइट में। यहाँ एकोमोडेट हो गया, यानी कि बच्चा क्या हुआ, यहाँ पर सीख गया कि जो बर्ड है और जो काइट है वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ तक के पॉइंट समझ में आए होंगे आपको जो मैंने समझाए हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस क्या है अडॉप्टेशन का। पहले एसिमिलेशन होगा, उसके बाद इक्विलिब्रेशन होगा, फिर न्यू सिचुएशन आएगी, फिर उसके माइंड में नई सिचुएशन आई तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ। डिसइक्विलिब्रियम के बाद हमने फिर से उसे कुछ बताया, देन एकोमोडेशन किया उसने। तो ये सभी पॉइंट जो है अडेप्टेशन से रिलेटेड थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। इस एसिमिलेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। जो आपके दिमाग में स्कीमा है उसमें आपने उनको ऐड कर लिया। एकोमोडेशन होता है अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आप क्या करेंगे, चीजों को एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज से।
तो वो क्या है, एक्मोडेशन है, ठीक है, यानी कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। जहां पर भी आपको क्वेश्चन पेपर में अगर एडजस्ट वाला शब्द दिखाई दे, मैनिपुलेट वाला शब्द दिखाई दे, इसके साथ साथ आपको मॉडिफाई वर्ड दिखाई देगा, तो यहां पर आप क्या टिक करेंगे, एक्मोडेशन टिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, स्कीमा पर। स्कीमा की बात कर लेते हैं। तो स्कीमास क्या होते हैं, आपके माइंड में अलग अलग थॉट होते हैं। ये जैसे ये स्कीमा है, आपके माइंड में ये स्कीमा बन गया, आपने मान लो कुछ सीखा, आपके माइंड में ना कुछ मेंटल स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो जो जो सीखते गए उसका मेंटल स्ट्रक्चर बनता गया, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, ये स्कीमास है, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है। मतलब किसी चीज को पहचानना, हमारे माइंड में जो आइडियाज आते हैं उनको पहचानना क्या है, हमारा स्कीमास है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं, हमारे माइंड के स्कीमास हैं पड़े। तो इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो इनकी थ्योरीज थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इन्होंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हमारा पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी ऐसी है जिसमें से कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, और आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशन है, तो आपको इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है। ऐसे थ्योरी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके कोई नहीं समझाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो सारे के सारे आपके इसमें ऐड कर रखे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी शायद मैं ना इस क्लास में बिना माइक के आपको पढ़ा गई हूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना अगर वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो। मैंने अभी ध्यान दिया है, बट आपकी अभी भी बहुत सारी क्लास रहती है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज की क्लास में, ठीक है ना। बहुत यूजफुल वीडियो है ये, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना, ऐसा ही मत छोड़ देना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है SPCF, इसको ना याद करने का एक फॉर्मूला है SPCF। इन्होंने ना 4 स्टेजेस दी हैं, तो 4 स्टेजेस में से आपको ये चारों की चारों याद रखनी है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनकी स्टेजेस को सीरीज में लगाएं, या ऑप्शन में पूछ सकता है कि इन चारों में से कौन सी जो है पियाजे की स्टेज नहीं है। तो ये सारा अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहां पर लिखा है S से होता है सेंसरी मोटर स्टेज। S से क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज होगा। ये 0 से 2 इयर्स की एज का होता है। तो कितनी एज का है ये, 0 से 2 इयर्स का है। इसके बाद अगर हम P की बात करते हैं तो इसका मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल जो है वो आपके 2 से 7 ईयर होता है। C की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो 7 से 11 साल, एंड इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है 11 से 15 साल होती है। तो पहले हम जानते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, तो आपसे इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसके ईयर को भी ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आपकी 0 से 2 ईयर की होती है। तो इतना याद रखना, कितने साल की होगी, 0 से 2 ईयर की होगी, जिसे हम गत्यात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम इंद्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 इयर्स तक की आयु के रूप में जानते हैं। बाद में यहाँ पर जो बच्चा है इसमें रिफ्लेक्शन एक्शन, मतलब यहाँ पर ऐसा कहा गया है जो ये एज होती है ना, इसमें बच्चे में बहुत सारे रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन एक्शन का मतलब आप पूछेंगे, जैसे आपको पता होगा बच्चा जो है वो बार बार आइस को झपकाता रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसमें जो ये रिफ्लेक्शन एक्शन है वो इसी में एंड हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे में पहले रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं एंड देन वो एंड हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन एंड हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। ये जन्म से 2 ईयर तक की होती है। तो कितने साल की होती है, जन्म से 0 से 2 इयर्स की स्टेज में होगा आपके पास में। यहां पर बच्चा जो है ना, पहले उसके पास में ऑब्जेक्ट को लेकर परमानेंट नहीं होता वो, लेकिन जब वो 9 महीने का हो जाता है तो 9 महीने की एज के बाद में उसके पास क्या आने लगती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है, ठीक है। वो आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड हो जाता है, यानी कि जैसे चीजें जो है वो उसको क्या दिखाई देने लगती है, एक ही जगह पर दिखाई देने लगती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। तो ये 9 मंथ में आता है। तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन सी एज में आती है, तो ये 9 मंथ में आती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। इसके बाद डेफर्ड इमिटेशन करने लगेगा, अनुकरण करने लगता है यहाँ पर चीजों का, यानी कि जैसे बड़ों को देखेगा और वैसे ही बिहेव करने लगेगा, तो ये होता है इमिटेशन। इसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बच्चे की इंद्रियां ही क्या होती हैं, शिक्षक होती है। यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करेगा, अपनी सेंसेस से सीखता है। जैसे जो उसकी सेंसेस हैं, हाथ है, नाक है, कान है, इन सब चीजों से काम करता है, और वो सीखता भी किसी से, अपनी सेंसेस से सीखता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी सेंसेस से सीखेगा, तो आप क्या टिक करेंगे उसके लिए,
सेंसरी मोटर स्टेज टिक कर देंगे, सेंसरी स्टेज टिक करेंगे जो पियाजे की है। इस स्टेज में बच्चा जो है हाथों और आंखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ को क्या करता है, विकसित करता है। तो थिंक विद आईज, हैंड्स एंड ईयर्स, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, वो क्या करता है, थिंक विद आईज, अपनी आईज से सोचता है, हैंड से और ईयर से। तो ये ऐसी स्टेज है जहां पर वो अपने सेंसेस का यूज करता है। तो जहां पर भी सेंसेस की बात आएगी वहां पर आईज, ईयर्स, हैंड्स, जो भी जहां पर भी ये पॉइंट होंगे तो वो किस में जाएगा, वो आंसर सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा। तो पहला आपका सेंसरी मोटर स्टेज है जो 0 से 2 ईयर का है। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि बच्चे में रिफ्लेक्शन एक्शन पहले होते हैं लेकिन बाद में एंड होने लगते हैं। इसके साथ साथ ये बच्चा जो है यहाँ पर सेंसेस से सीखता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक पॉइंट मैंने अभी आपको और बताया था जिसको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। 9 मंथ में यहाँ पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर लेते हैं। तो ये 2 से 7 ईयर का होता है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, पूर्व, इसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर ना बच्चा जो है मतलब इसमें रिवर्सिबिलिटी का जो है वो पलटावी गुण नहीं होता, लेक्स रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि पलटावी गुण नहीं होता है। तो पलटावी गुण कब नहीं होगा, मान लो 2 बच्चे हैं आपके सामने, ठीक है, एक को आपने ऐसे जिसका लेंथ बड़ी थी उसमें पानी दे दिया या कुछ भी जैसे कोल्ड ड्रिंक बना देते हैं, पानी के लिए कोई नहीं लड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक दे दी, ठीक है, और एक बच्चे को ऐसे जो इसका जो वॉल्यूम है ना ये ज्यादा है तो इसमें आपने उसे कोल्ड ड्रिंक दे दी, लेकिन अमाउंट दोनों में सेम है। तो ये बच्चे क्या करेंगे, आपस में लड़ने लगेंगे, ये कहेगा कि मुझे ये वाला ग्लास चाहिए, ये कहेगा मुझे ये वाला ग्लास चाहिए। तो दोनों की इस ग्लास पर लड़ाई हो जाएगी क्योंकि अभी इनके अंदर क्या नहीं है, जो पलटावी गुण है वो नहीं है। अभी यहां पर जो चीजों के बीच में डिफरेंस है वॉल्यूम के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर, तो यहां पर इसमें ये नहीं आया है। यहां पर बच्चे को ये नहीं पता है 2 2 जा 4 कैसे होता है, 2 और 2 भी 4 होंगे और 2 2 जा भी 4 होते हैं। तो यहां पर इसको इन बातों के बारे में नहीं पता है, यहां पर सिर्फ वो क्या करता है, क्रैम करता है। तो लेक्स है, यहां पर कमी है, पलटावी गुण यहां पर नहीं होता। एनिमिज्म, यानी कि उसमें निर्जीव और सजीव की समझ भी नहीं होती, यहां पर वो निर्जीव और सजीव चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होंगे कई बार उन्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा, जैसे कूलर को भी क्या सोचने लगेंगे, सजीव है। तो यहां पर वो एनिमिज्म जैसी टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो वो किस में जाएगी, प्री ऑपरेशनल में जाएगी, ठीक है ना। यहां पर उनके बीच में ये समझ नहीं होती है। यहां पर बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिज्म होता है, इसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है, जैसा वो है वैसे ही पूरी दुनिया है। तो यहां पर उसमें क्या आती है, ईगो सेंट्रिज्म कहा इसको पियाजे ने। तो आपसे पूछा जाए पियाजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिज्म क्या है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब चारों तरफ, मतलब वो ही स्पेशल है, उसके चारों तरफ सभी घूम रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया उसके अराउंड है। यहां पर सिंबॉलिक थॉट आते हैं बच्चे में, लैंग्वेज का ज्ञान हो जाता है, लेकिन यहां पर संरक्षण का क्या है, कंजर्वेशन है, लेक ऑफ कंजर्वेशन है। ये लेक ऑफ कंजर्वेशन वही एग्जांपल है बकेट वाला, ठीक है ना, वो ग्लास वाला जिसमें एक में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है और एक में कम है, बच्चा ऐसा सोच रहा है। तो बच्चे को यहाँ पर एहसास होगा बकेट ए में ज्यादा पानी है जबकि दोनों में समान है, मतलब यहाँ पर उसमें कंफ्यूजन है, अभी लॉजिक नहीं है, अभी उसके अंदर रीजनिंग नहीं है, इन चीजों की तर्क नहीं है। इसके बाद सेंटरेशन, यहाँ बच्चा जो है केंद्रीकरण रहता है, अपने आप के आपको ही सब कुछ मांगता है, अपने आप को सेंटर में रखता है। तो ये क्या है, यहाँ पर सेंटरेशन है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। बस हमारी क्लास अभी खत्म होने वाली है, 5 मिनट की और रहती है फिर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम मानते हैं ये 7 से 11 साल तक की स्टेज होती है। यहाँ पर ना बच्चे में लॉजिक आने लगता है, अब बच्चा जो है वो तर्क करने लगेगा। यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या विकसित हो जाएगा, लॉजिक विकसित हो जाएगा, अब उसके अंदर समझ आ जाएगी, पलटावी गुण आ जाएगा। तो ये जितने पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पलटावी गुण कौन सी स्टेज में आता है, तो आप लिख लेना कॉन्क्रीट में क्या आ जाता है, पलटावी गुण आ जाता है, लॉजिक आने लगता है, जो चीजें सामने हैं उसी की समझ हो जाती है बच्चे को, जो चीजें सामने हैं उसी की समझ हो जाती है और वो क्या करता है, यहाँ पर सोच सकता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वो वर्गीकरण कर सकता है, ट्रायंगल के बीच में, सर्कल के बीच में, स्फीयर के बीच में, यानी कि साइज, कलर, शेप के आधार पर अब यहाँ पर वो चीजों को क्लासिफाइड कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। अब यहाँ पर उसको लड़ने झगड़ने की नीड नहीं है, अब
उसके अंदर ये गुण आ गया है, उसको पता लग गया है कि कौन से बर्तन में अमाउंट ज्यादा है और कौन से बर्तन में अमाउंट कम है, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर बच्चे में कॉन्जर्वेशन आ गया है, यानी कि संरक्षण आ गया है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चाहे इस पर डबल टिक लगा लो, ट्रिपल टिक लगा लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रिवर्सिबिलिटी का यहां पर बच्चे को क्या हो गया है, ज्ञान हो गया है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पर बच्चे को ज्ञान हो गया है। यहाँ बच्चा सेंटर, अपने आप को सेंटर में नहीं मान रहा, अब वो क्या करता है, हर चीज को इक्वली, मतलब जैसे अब वो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, यहाँ पर हर चीजों को साथ लेकर चलता है। तो डिसेंटरेशन होता है, एक तो पावर का बंटवारा कहते हैं डिसेंटरेशन को हम, बट यहाँ पर वो विकेंद्रीकृत हो गया है, अपने आप को वो सेंटर में नहीं रखता इस स्टेज में। तो यहां तक के पॉइंट समझ में आ गए कि आपको जो मैंने समझाए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहां पर क्या होता है, सीसीएस। ये सीसीएस की जो कंडीशन है किसमें होगी, आपके ऑपरेशनल स्टेज में होती है, ठीक है ना। एसपीसीएफ हमने पढ़ा था, एसपीसीएफ। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, इसमें आपने क्या पढ़ा है, सीसीएस। सी से कॉन्जर्वेशन, सी से क्लासिफिकेशन और एस से सीरेशन। सीरेशन का मतलब सीरीज में लगाना, कॉन्जर्वेशन का मतलब संरक्षण आ जाना और क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करने लगना। तो सीसीएस वाला किस में जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएगा, मूर्त वाले में जाएगा। और एक बात यहां पर कॉन्क्रीट का आपसे पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। यहां पर ना बच्चा सिर्फ उतना सीख पाता है जो चीजें उसके सामने है, अभी वो केवल उन चीजों के बारे में सोच पाएगा जो उसके सामने है। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, मूर्त का मतलब होता है जो उसके सामने है, वह केवल उतना ही समझ पाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। अब यहां पर हम चलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर, ये आपकी लास्ट है और यहां पर आपकी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 11 से 15 साल तक की होती है। यहां पर जो है बच्चे में क्या बनने लगते हैं, कंसेप्ट बनने लगते हैं। अब यहां पर बच्चा जो कंसेप्ट से सीखने लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी यहां पर उसमें। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जो चीजें उसके सामने नहीं है उन चीजों के बारे में भी वो सोच सकता है, उनके बारे में भी वो लॉजिक लगा सकता है, उनके बारे में भी तर्क विकसित कर सकता है। तो इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये 11 से 15 साल के बच्चों में होती है। तो यहां तक का पॉइंट आपको हो गया होगा क्लियर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर इसमें ना हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग विकसित होती है, यानी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क विकसित हो जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। तो आपसे ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, ये सारे डबल टिक कर लेना, ये तो सी टेट में भी पूछे गए हैं और एच टेट में भी, ठीक है ना। तो ये PYQ है आपके, इसको टिक कर लेना। तो यहाँ पर है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, बच्चे में क्या आ गई है, सबसे पहले परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क विकसित हो गया है। डिडक्टिव क्या आ गई है, रीजनिंग आ गई है, यानी यहाँ पर बच्चा जो है वो तर्क लगाने लगेगा, लॉजिक लगाने लगेगा। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट। तो यहां तक के जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किए हैं आपने समझे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर मान लो आपको इसका रिवाइज करना है तो आप हमारी जो PDF है वो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा। तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैसेज करेंगे तो आपको वहां पर PDF जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। आपके 60 नंबर तैयार हो रहे हैं यहाँ से, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पर ये PDF आपकी जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है, सभी प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही लिखी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।